हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। देखिए, ये क्लास 10th में जो है आपको थेल्स प्रमेय पढ़ना है और इसको जो है सिद्ध करने के लिए यानी कि प्रूफ करने के लिए आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। साथ ही अगली वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसे करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं थेल्स प्रमेय के बारे में। पहला तो हम लोग जो है इसका कथन जानेंगे कि थेल्स प्रमेय क्या होता है और ये जो प्रमेय है वो क्या कहता है। इसके बाद हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए, थेल्स प्रमेय ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखिए, यहाँ पे मैं पहले से ही जो है एक त्रिभुज बना लिया हूँ ताकि आपको कम समय में ये बता सकूँ। देखिए, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट ये कह रहा है, प्रमेय ये कहता है कि यदि हम लोग किसी एक त्रिभुज को, जैसे एक यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, इसके किसी भी एक भुजा के, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3 भुजा है, एक ये भुजा हो गया, एक ये भुजा हो गया और एक ये भुजा हो गया। तो किसी भी एक भुजा के यदि हम समानांतर रेखा खींचते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज का नाम देते हैं, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो यहाँ पे जो बी सी भुजा है इसके समानांतर मैंने जो है यहाँ पे डी ई एक भुजा खींचा हूँ, डी ई। तो सबसे पहले थेल्स प्रमेय ये कहता है कि यदि आप किसी भी एक त्रिभुज के किसी भी एक भुजा के, जैसे यहाँ पे एक भुजा है बी सी, इसके समानांतर एक भुजा खींचते हैं तो ये अलग अलग बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद करता है। जैसे देखिए, ए बी को ये जो डी बिंदु और ये जो ए सी है इसको ई बिंदु पर ये लाइन जो है प्रतिच्छेद कर रहा है और ये इसके क्या है, पैरेलल है। तो जब भी ऐसा केस होता है ना, तो क्या होता है कि ये जो भुजा है इसका जो अनुपात होगा और ये जो भुजा है इसका जो अनुपात होगा ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही कहता है थेल्स प्रमेय कि यदि किसी एक त्रिभुज के किसी भी एक भुजा के आप समानांतर लाइन खींचते हैं तो बाकी ये जो दोनों भुजा है इसके अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होती है। वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए सीखेंगे कि इस चीज़ को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो आई होप आपको थेल्स थ्योरम समझ में आ गया होगा कि थेल्स थ्योरम क्या है। अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि जो थ्योरम होता है यानी कि प्रमेय होता है उसको कैसे प्रूफ किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है लिखना है, दिया है जो भी स्टेटमेंट में यानी कि जो भी यहाँ पे प्रमेय में दिया हुआ है इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, दिया है। और जब आप इसको प्रूफ करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाना है, ये फिगर बनाना है। यहाँ पे मैं ये फिगर अलग से लिया हूँ, ठीक है, अलग से मैं आपको दिखाऊंगा ताकि स्क्रीन पर जो है अगर एक साथ मैं यहाँ फिगर बनाता और फिर उसको बताता तो दिक्कत होता। तो इस वजह से मैं यहाँ पे जो है पहले से ट्रेंगल बना लिया हूँ। आप जब एग्जाम में या फिर कहीं पर भी आपको थेल्स प्रमेय को प्रूफ करना रहेगा तो पहले आप यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे बिल्कुल इसी प्रकार से और उसका नाम दे देंगे और एक भुजा के समानांतर एक भुजा खींचेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से काम करना है। उसके बाद आपको लिखना है, दिया है। तो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट में जो है ये दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है ना। यहाँ पे देखेंगे यदि किसी त्रिभुज के एक समानांतर, तो जो जो बातें यहाँ पे प्रमेय में कहा गया उसको पहले लिखेंगे। दिया है एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी का। यहाँ पे फिगर में देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ था ए बी सी और इसमें जो है डी जो है पैरेलल है किसके, बी सी। तो वही आपको यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है कि डी जो है पैरेलल है बी सी। यहाँ पे बताया भी हुआ था, है ना। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, है ना, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, दिया हुआ है। इसके बाद जो है लिखेंगे सिद्ध, यानी कि जिस चीज़ को हमें सिद्ध करना है, सिद्ध। तो यहाँ पे देखिए सिद्ध क्या करना है, इसमें हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो भुजा है ये वाला और ये वाला, इसको ये जो भुजा है इसको दो भागों में बांट रहा है। तो इसका जो अनुपात होगा यानी इस भुजा का जो अनुपात होगा और इस जो भुजा का अनुपात होगा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे हमें सिद्ध करना है ए डी
AD बाई DB बराबर AE बाई EC। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए यहाँ से मैंने लिखा हूँ, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ये आपका त्रिभुज है, ये देखेंगे ये त्रिभुज है ABC। तो यही तो थेल्स प्रमेय कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के किसी भी एक भुजा के समानांतर आपको रेखा खींचेंगे तो बाकी जो दोनों भुजाओं का जो अनुपात होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि AD बाई DB बराबर AE बाई EC होता है। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ कि AD बाई DB बराबर AE बाई EC हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए यदि आप ये जो त्रिभुज है इसमें कुछ रचना करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे पहले रचना, तब हम लोग रचना करेंगे। तो रचना में यहाँ पे ये करना है कि हमें जो है ई से इस पर जो है एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, यानी कि एक लंबवत रेखा खींचना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ से क्या करेंगे, रचना में यहाँ से ई से इस पर जो है एक परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत रेखा खींचेंगे और इसका नाम हम लोग दे देंगे ME। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे D से इस पर AC पर जो है एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे यहाँ पे ऐसे, और जिस चीज़ को आप रचना करेंगे उसको आपको डॉट डॉट से दिखाना है ताकि समझ में आए कि ये रचना किया हुआ है। तो इसका नाम देते हैं N और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ये करना है। इसके साथ आपको एक और काम करना है कि D को C से मिला देना है। जब आप प्रमेय को सिद्ध करेंगे तो इसको यहाँ से हम लोग मिला देंगे और इसी तरीके से यहाँ पे B को E से मिला देंगे ऐसे, ठीक है। अब जो भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे किया उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्या किए हैं हम लोग, जो है ये जो है ME और जो है DN, इसको जो है लंबवत जो है हम लोगों ने AB और AC पर खींचा है और D को C से और B को E से मिला दिया हूँ। तब इस चीज़ को हम लोग लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि BE और DC को मिलाएं तथा ME, ये देखिए ये है ME जो है किस पे लंब खींचा गया है, AB पर, ठीक है। ME जो है वो आपका परपेंडिकुलर है किस पे, यानी कि लंबवत है, ये है AB पर। तो यहाँ पे लिखेंगे AB तथा एक और देखेंगे ये जो AB, ये जो ME है, सॉरी DN जो है, ये जो DN ये परपेंडिकुलर किस पे है, AC पर। DN जो है वो परपेंडिकुलर है यानी कि लंबवत है किस पे, AC पर, ठीक है। B और DC को मिलाएं तथा ME परपेंडिकुलर AB और D किसको खींचें। तो ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। अब आगे लिखना है आपको यहाँ पे सिद्ध। तो सिद्ध, तो अब देखेंगे हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बड़े वाले त्रिभुज में और ये छोटे वाले त्रिभुज में एक बार काम करना है। तो जिस त्रिभुज में हम लोग काम करेंगे यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE में, इसमें क्या करना है कि ये जो दोनों जो त्रिभुज है यानी कि ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकाल करके उसका अनुपात करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल सबसे पहले ये वाले बड़े वाले का, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE, है ना, BDE का क्षेत्रफल, इसका अनुपात निकालना है। तो देखिए जब भी कोई त्रिभुज हो और उसमें ऊंचाई दिया हुआ तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हम लोग यहाँ पर वही लिखेंगे। अगर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/2 गुने आधार। आधार देखिए यहाँ पे क्या है, इस त्रिभुज में आधार क्या है, AD। जिस पर लंबवत होता है वही आधार होता है, तो आधार क्या है, AD, गुने ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, ME, है ना, ME क्या है, ऊंचाई है, ME। इसी प्रकार से अब ये नीचे वाला त्रिभुज में आते हैं, यानी कि इसमें BDE ये वाले, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो त्रिभुज है इसका
तो यहाँ पर भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 गुने आधार। आधार देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा DB, ठीक है, या फिर आप इसको हाँ DB लिखेंगे या फिर BD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। DB गुने, अब इसका देखेंगे, इसका जो ऊंचाई होगा ना वो यही होगा, क्योंकि ऊंचाई हमेशा क्या होता है, एक सीधी रेखा होती है जो कि लंबवत होता है। तो ये भुजा को यदि हम इसको आगे बढ़ा दें, ये देखिए ये जो BD है इसको अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो इस त्रिभुज का यही क्या होगा, ऊंचाई बनेगा। तो याद रखना है, इसका जो ऊंचाई होगा इस त्रिभुज का, ये वाला, ये जो त्रिभुज है इसका ऊंचाई कौन होगा, ये वाला ऊंचाई वो होता है जो लंबवत होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला ऊंचाई हमें लेना है, और यहाँ पर जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगा, ME, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका ये जो ME से ME जो है ये हो गया कैंसिल, और यहाँ हाफ से हाफ क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पर आपका जाकर के बचा AD/DB, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए सेम काम, यही चीज़ अभी हम लोगों ने इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था। अब फिर से इसी त्रिभुज का और अगर हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, सेम चीज। तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार हम लोग यही काम जो है अब ये वाले त्रिभुज में करेंगे। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज AED तथा त्रिभुज CED में इसमें आते हैं, और फिर जो है यहाँ पे हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो फिर से हम लोग निकालेंगे त्रिभुज, सबसे पहले किसका, AED का क्षेत्रफल देखेंगे, इसका AED, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, अब बट्टा में जाकर के हम लोग निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। देखिए जो काम हम लोगों ने सबसे पहले इधर और इधर किया, वही चीज़ अब इसको इधर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखेंगे ये एक त्रिभुज है और ये इसका आधार है और ये इसका ऊंचाई है। तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार, आधार पर क्या हो जाएगा, ए आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ पे देखिए ऊंचाई आपका ये वाला होगा, हमेशा आधार पर जो लंबवत होता है वो ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर ऊंचाई जो लेना है वो आपको लेना है DN, ठीक है। फिर अब नीचे चले आएंगे, अब इस त्रिभुज में आएंगे, ये वाला में, इसमें यानी कि CED, इसमें हम लोग अब देखेंगे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका भी हो जाएगा हाफ गुने आधार, आधार क्या हो जाएगा, EC गुने, अब देखिए जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इस त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज था इसको हम लोग अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये ऊंचाई हो रहा था, उसी प्रकार से इस त्रिभुज में यहाँ पर ये जो भुजा है इसको हम आगे बढ़ा देंगे। तो ये जो त्रिभुज है इसका ऊंचाई कौन सा होगा, ये होगा। ऊंचाई हमेशा वो होता है जो लंबवत होता है। तो यहाँ पे ऊंचाई क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा। ऊंचाई लेना है आपको DN, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो हाफ से हाफ क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और DN से DN भी कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बचा, AE/EC, इसको मान लेना है, ये समीकरण हो गया आपका दूसरा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, अब यहाँ पे थोड़ा सा 9 क्लास का एक थ्योरम आपको याद रखना है, जिसमें यदि आप भूल भी गए होंगे तो कोई बात नहीं, आप पढ़े होंगे कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पे 2 समांतर रेखा है, जैसे ये D है और ये BC है, और यहाँ पर देखेंगे ये जो त्रिभुज है DEB ये वाला, और ये जो त्रिभुज है DEC, ये जो दोनों त्रिभुज है वो एक ही आधार पर बना हुआ है और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ है। तो 9 क्लास में आप पढ़े होंगे कि यदि 2 त्रिभुज एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में हो तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है आपका, ये वाला, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों जो है एक ही आधार पर है, D पर बना हुआ है ना, और ये समांतर रेखाओं के बीच में, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ये 9 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ कि 2 समांतर रेखाओं के बीच में
यदि कोई त्रिभुज बना हुआ हो और दोनों त्रिभुज का आधार एक ही हो तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है कौन सा आपका, ये BDE और CED, ये दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, एरिया, AR मतलब क्या हो गया, एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, या पहले ये लिख लेते हैं BDE, ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से, 1, 2 और 3 से हम लोग क्या देख रहे हैं कि AD जो है बट्टा में आ रहा है आपका DB, और बराबर में AE जो है वो हो जाएगा आपका EC के बराबर। इसको समझते हैं ये कि कैसे हो रहा है, एक आपस में ये दोनों बराबर हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे सो देखेंगे, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो BDE है और जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये जो दोनों त्रिभुज था ADE का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल कितना आया था, AD/BD आया था, और यहाँ पे त्रिभुज AED का क्षेत्रफल और CED का क्षेत्रफल कितना आया है, AE/EC। अब देखिए ये जो CED है, ये किसके बराबर है, BDE के, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ CED, जो CED जो है इसको हम लोग BED के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, BDE, फिर देखेंगे ये और ये आपस में बराबर हो जाता है, ऊपर में तो बराबर ही है, यहाँ पे ADE या फिर AED एक ही बात है। यहाँ पे देखिए AED ये त्रिभुज, और या फिर ADE बोले या फिर AED बोले, तो ऊपर में देखिए दोनों ये सेम है, नीचे में अलग अलग, यहाँ BDE यहाँ CED है, लेकिन ये जो BDE है और CED इसको हम लोगों ने यहाँ पे बराबर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं BDE, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, और ये भी आपस में क्या हो गया, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर था। तो यहीं से देखेंगे हम लोग जो है अब समीकरण 1 और 3 से लिख सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ये जो AD/DB और AE/EC ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस प्रकार से जो है आप थेल्स थ्योरम को, यानी कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम लोग जो है थेल्स प्रमेय को कैसे क्वेश्चंस में यूज करेंगे, मतलब किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थेल्स प्रमेय से, उसको हम लोग सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको उतार सकते हैं। तो ये था आपका थेल्स थ्योरम, और भी हम लोग जो है कई सारे थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। तो हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।